फ्रेंड्स, वेलकम टू एसपी जोन। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा क्लास 8 का हो गया था। अभी हमारा नेक्स्ट चैप्टर है इनविजिबल वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेकेड आई। तो ये चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे बताओ, इनविजिबल वर्ल्ड लिविंग वर्ल्ड में क्या होगा? लिविंग ऑर्गेनिज्म समझते हो क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स मतलब जैसे कि हम प्लांट्स, एनिमल्स, हम सब लिविंग ऑर्गेनिज्म ही तो है। इनविजिबल क्यों बोला गया है? इनविजिबल इसीलिए बोला है क्योंकि ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हमारे अर्थ पर पाए जाते हैं जो हमारे नेकेड आई से हमें नहीं दिखते हैं, ठीक है। और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हमें नेकेड आई से नहीं दिखते हैं। तो फिर कैसे दिखते हैं मैम? तो वो हमें दिखते हैं माइक्रोस्कोप की मदद से, ठीक है। सुना होगा ना, माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम कोई भी मैग्नीफाइड व्यू किसी चीज़ का देख सकते हैं। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, ये इतने छोटे छोटे होते हैं कि हमें दिखते ही नहीं है। तो उसे देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की मदद लगती है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? तो सेल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोब्स एंड फूड इंडस्ट्रीज, ये फूड इंडस्ट्रीज है, ठीक है। रोल ऑफ माइक्रोब्स एंड एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले सेल। तो हम इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे थे। सेल कहाँ से आ गया? सेल से ही तो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स बने हैं, ठीक है। सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हम सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे अर्थ पर है वो सारे सेल से बने हुए हैं। सेल क्या होता है, कैसा होता है, देखेंगे हम, ठीक है। तो ये जो सेल है इसी से सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर्म हुए, इसलिए उसको तो पढ़ना ही पड़ेगा। इसके बाद हम देखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब मैंने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को लिविंग बोला है, मतलब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी सेल से ही बने होंगे, ठीक है। माइक्रोब्स एंड फूड इंडस्ट्रीज। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना, ये हमारे लिए हेल्पफुल भी है और ये हमारे लिए हार्मफुल भी है। मतलब सभी नहीं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए हेल्पफुल है। जैसे कि ब्रेड खाते हो तो जो फर्मेंटेड फूड है, ये फर्मेंटेशन प्रोसेस करता कौन है? ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही तो करते हैं। और जो डिसीज कॉज करते हैं, जो हमारे लिए नुकसानदायक है, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से ही होता है, ठीक है। दिखते नहीं है ना हमें थोड़ी दिखता है कि हमें डिसीज कॉज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन है, उन्हें हम पैथोजेंस बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कुछ होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल है और कुछ होते हैं जो हमारे लिए यूजफुल है, तो वो हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद रोल ऑफ माइक्रोब्स इन एनवायरनमेंट। अब जो ऑर्गेनिज्म दिखते ही नहीं है लेकिन फिर भी हमारे एनवायरनमेंट में वो कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। होप आपको समझ गया हो कि इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स है। बहुत ही सिंपल सा है। सेल पढ़ेंगे, माइक्रोब्स पढ़ेंगे, उनके यूजेस और उनके जो भी हार्मफुल इफेक्ट्स हैं वो जानेंगे, ठीक है। इसके बाद सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं इस चैप्टर का। इस चैप्टर में हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्योंकि नेकेड आई से तो दिखते नहीं है, तो उन्हें देखने के लिए हमें इंस्ट्रूमेंट यूज करना होगा, माइक्रोस्कोप, ठीक है। People were always curious about small things but couldn't see them until the invention of microscope. तो पहले तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डिस्कवरी करने से पहले हमें माइक्रोस्कोप बनाना पड़ा, है ना, क्योंकि हम क्यूरोसिटी थी सारे लोगों में कि क्या होता होगा, है ना। तो वो देखने के लिए सबसे पहले माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन किया। इसके बाद माइक्रोस्कोप मेक्स टाइनी थिंग्स अपीयर मच बिगर देन द एंड रिवील्स डिटेल नॉट सीन बाय द नेकेड आई। तो माइक्रोस्कोप हमें बहुत ही माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स को भी उसका मैग्नीफाइड व्यू दिखाता है, जिसकी वजह से हम उसे अच्छे से डिटेल उसकी स्टडी भी कर पाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो ये कैसे देख रहा है माइक्रोस्कोप की मदद से। रॉबर्ट हुक। अब सेल हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले थे, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं, थोड़ा सा उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने हैं, ठीक है। तो इसकी डिस्कवरी किसने की? रॉबर्ट हुक ने। कहाँ की इसकी डिस्कवरी? उन्होंने एक पेड़ जो होता है ना, उसका बार्क वाला हिस्सा लिया और उन्होंने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप में उसे ऑब्जर्व किया। तो जब उन्होंने ऑब्जर्व किया था ना, उन्हें ऐसे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स जैसे स्ट्रक्चर मिला, ठीक है। और इसी को उन्होंने नाम दिया था सेल, ठीक है।
इसी को उन्होंने क्या बोला था, सेल। और इसके बारे में उन्होंने उनकी जो बुक है माइक्रोग्राफिया, उसमें भी उन्होंने पब्लिश किया है। माइक्रो मतलब बहुत छोटे छोटे, ग्राफिया मतलब पिक्चर्स, तो बहुत उनकी जो माइक्रोग्राफिया बुक है उसमें उन्होंने ये जो सेल्स है उसके बारे में बताया है। विद डिटेल ड्राइंग ऑफ टाइनी लिविंग थिंग्स एज सीन अंडर अ माइक्रोस्कोप। अब प्लांट लिविंग है, प्लांट भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो जब उन्होंने प्लांट की जो बाग थी उस हिस्से को माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया तो उन्हें स्ट्रक्चर्स दिखे जिसका नाम उन्होंने सेल लिखा। तो अगर प्लांट्स में जो प्रेजेंट सेल है तो एनिमल्स भी तो लिविंग है, मतलब एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल, ठीक है। अंडर अ माइक्रोस्कोप दैट मेड ऑब्जेक्ट अपीयर्स 200-300 टाइम्स बिगर, मतलब अगर छोटी सी चीज है, माइक्रोस्कोप का काम क्या है, उसे मैग्नीफाइड करना, ठीक है। ऑब्जर्व अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क एंड सॉ स्मॉल एम्प्टी कंपार्टमेंट्स। जो बार्क वाला हिस्सा होता है ना ट्री का, छाल जिसे हम बोलते हैं, उसी को हम कॉर्क बोलते हैं, ठीक है। He termed the compartment as cell। तो ऐसे जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स थे वो लैटिन लैंग्वेज में थी, वो तो लैटिन लैंग्वेज में उसको बता रहे थे, तो हमारे लैंग्वेज में मतलब बाद में उन्होंने उसे सेल बोला था, ठीक है। इसके बाद रियलाइजिंग दैट ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सच बेसिक यूनिट, मतलब हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक बेसिक यूनिट है। मतलब जैसे कि एक बिल्डिंग, बड़ी बिल्डिंग, वो किस चीज़ से बनी है, ईंटें हम जब जोड़ते हैं तो फ्लोर बनेगा, बहुत सारे एक फ्लोर बनेगा, फिर उसको बनाने के लिए और ईंटें जोड़नी पड़ेगी, दूसरा फ्लोर बनेगा। तो किसी भी चीज़ को बनाने के लिए जो सबसे बेसिक यूनिट है उसी को हम सेल बोलते हैं। तो अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो हम किससे बने हैं, हम सेल से बने हैं। क्लियर, इतना समझा। रॉबर्ट हुक कौन थे? रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1665 में सेल की डिस्कवरी की, लेकिन किससे, कौन सी सेल में? प्लांट्स में उन्होंने ऑब्जर्व किया था, ठीक है, प्लांट्स के कॉर्क हिस्से में। और वो जो सेल थी वो एक डेड सेल थी। प्लांट का जो बार्क वाला हिस्सा होता है वो डेड सेल्स से बना होता है। अब सेल लिविंग भी हो सकती है, डेड भी हो सकती है। तो प्लांट में जब उन्होंने ऑब्जर्व किया तो वो एक डेड सेल थी। तो ये रॉबर्ट हुक की डिस्कवरी थी। पहले उन्होंने माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया और फिर उन्होंने एक प्लांट में माइक्रोस्कोप की मदद से ही सेल की डिस्कवरी की। इतना क्लियर हो गया है? आगे बढ़ते हैं। एंटोनी वैन लीeuwenhoek। अब रॉबर्ट हुक के बाद एंटोन वैन लीeuwenhoek आए। उन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी की पॉइंट वाटर में। तो वाटर का जब सैंपल उन्होंने लिया और उन्होंने भी माइक्रोस्कोप, अब माइक्रोस्कोप के बिना तो दिखेगा नहीं, तो माइक्रोस्कोप के अंदर जब उन्होंने ऑब्जर्व किया तो उन्हें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिले। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब बहुत ही छोटे ऑर्गेनिजम्स, तो वो भी लिविंग थे। अब क्योंकि वो लिविंग थे तो उनकी जो सेल थी वो लिविंग थी, इसीलिए इन्होंने डिस्कवर किया था लिविंग सेल, ठीक है। इम्प्रूव द लेंसेज एंड बिल्ड बेटर माइक्रोस्कोप। सबसे पहले इन्हें माइक्रोस्कोप बनाना पड़ा। इसके बाद फर्स्ट टू क्लियरली ऑब्जर्व एंड डिस्क्राइब लिविंग सेल लाइक बैक्टीरिया एंड ब्लड सेल। तो इन्होंने कौन सी सेल डिस्कवर की? इन्होंने बैक्टीरिया को बताया कैसे दिखता है, पॉइंट वाटर में तो बैक्टीरिया ही था, और ब्लड सेल का भी डिस्क्रिप्शन इन्होंने किया। इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोलते हैं। नाउ व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी? माइक्रो मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हमें नेकेड आई से नहीं दिखते हैं, एंड बायोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की देखो, माइक्रो मतलब एकदम छोटे, लिविंग, बायो मतलब लिविंग, लॉजी मतलब स्टडी, तो बहुत ही छोटे ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करना इज नोन एज माइक्रोबायोलॉजी। और क्योंकि एंटोनी वैन लीeuwenhoek का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इस फील्ड में, तो उन्हें हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोलते हैं। क्लियर? व्हाट इज सेल? तो अभी तक हमने देखा कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, रॉबर्ट हुक ने किया, एंटोनी वैन लीeuwenhoek ने किया। लेकिन ये जो सेल है ये होता क्या है? इस सेल से सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म बने हुए हैं। देखिए, सेल आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल से बने हुए हैं। लाइक प्लांट्स, एनिमल्स एंड इवन ह्यूमंस, मतलब हम भी एनिमल्स ही हैं, तो हम भी तो सेल से बने हैं। Cells cannot always be seen with naked eye. We observe them using a microscope. अब हमारे बॉडी में जो सेल है उसे भी तो हम थोड़ी देख पाते हैं, है ना। हमें माइक्रोस्कोप की मदद लगेगी सेल को अगर डिटेल में देखना है तो।
सेल इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब ऐसा क्यों बोला है, फंडामेंटल यूनिट क्यों बोला है? फंडामेंटल मतलब बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोला है? अगर सेल नहीं होगी तो हम कैसे बनेंगे? क्योंकि हम सेल से ही तो बने हैं, तो अगर सेल नहीं है तो ऑर्गेनिज्म नहीं है। ठीक है, सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यहाँ पर ध्यान दीजिए, स्ट्रक्चरल भी बोला है, फंक्शनल भी बोला है। ठीक है, सेल से तो हम बने हैं, इसीलिए स्ट्रक्चरल यूनिट। फंक्शनल क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में जो फंक्शन परफॉर्म हो रहा है वो भी सेल ही करता है, इसीलिए सेल को हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। ठीक है, नॉन लिविंग के लिए ऐसा थोड़ी बोल पाएंगे कि ये सेल से बना है, नहीं। और सेल कौन सी, मैं यहाँ बायोलॉजी की सेल की बात कर रही हूँ, जो वॉच में वगैरह होती है वो सेल नहीं। ठीक है, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल, मतलब जितने भी अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो वो सारे सेल से ही बने होते हैं। ठीक है, वाई सेल इज कॉल्ड एज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? अभी बताया मैंने कि सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोला जाता है। स्ट्रक्चरल इसीलिए बिकॉज ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। सेल जब ग्रुप फॉर्म कर लेती है तो वो क्या बनाती है, मतलब एक सेल, दो सेल, तीन सेल ऐसे मल्टीप्लाई होकर बहुत सारा एक ग्रुप बना देगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे? टिश्यू बोलेंगे। ठीक है, अब ये टिश्यूज मिलकर क्या बनाएंगे? ऑर्गन। और ऑर्गन्स बहुत सारे मिलकर क्या बनाएगा? एक ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से एक ऑर्गेनिज्म। इतना समझ रहे हो? सेल क्या है? सेल से टिश्यू बनेगा, टिश्यू से ऑर्गन बनेंगे, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेंगे, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो ये सेल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, और हमारे बॉडी में जो फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं इन्हीं ऑर्गन्स में तो होते हैं। आपके पास हर एक फंक्शन के लिए आपके बॉडी में ऑर्गन्स दिए हैं ना, तो ये जो फंक्शन है वो भी ऑर्गन्स में ही परफॉर्म हो रहे हैं, सेल ही परफॉर्म कर रहा है, इसीलिए उसे फंक्शनल भी और स्ट्रक्चरल भी दोनों यूनिट बोला जाता है। देखो, cell is called as a structural and functional unit of life because all living organisms are made up of cell and the function are also performed by the cell. इसके बाद ये देखो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ जो मैंने बताया, ये एक सेल है। यहाँ पर ये एनिमल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, इनसे टिश्यू बना, टिश्यू से ये देखो प्यारा सा हार्ट बन गया है। इसके बाद देखो पूरा ऑर्गन सिस्टम बना, इसका एलिमेंट्री कैनाल हमें विजिबल है। इसके बाद ही एक ऑर्गेनिज्म बना, मतलब एक सेल की वजह से ये पूरा ऑर्गेनिज्म बना है, इसीलिए तो स्ट्रक्चरल यूनिट बोला है। और फंक्शन भी वही ऑर्गन्स में ही हो रहा है, तो ये भी तो सेल से बने हैं, इसीलिए इसे फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोलते हैं। प्लांट्स की अगर बात करें, देखो प्लांट्स में अलग सेल होते हैं, सभी सेल से बने, लेकिन प्लांट सेल एनिमल सेल से थोड़े अलग होते हैं। सेल्स, ये प्लांट सेल, उससे टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन, इसका लीफ है, इसके बाद इसका ऑर्गन सिस्टम बना है, और पूरा ये ऑर्गेनिज्म बना है। तो प्लांट्स भी सेल से बने हैं और एनिमल्स भी सेल से बने हैं। और इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो भी सेल से ही बने हैं। ठीक है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। सेल का मतलब समझ गए हो ना, सेल्यूलर। ठीक है, यूनि का मतलब एक, तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म एक सेल से बना है तो उसे हम क्या बोलेंगे? यूनिसेल्युलर। और अगर एक से ज्यादा सेल से बने हो तो मल्टीसेल्युलर। देखो, जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि सेल्स ने टिश्यू बनाया, बहुत सारे सेल्स, तो जिसके पास टिश्यू, ऑर्गन, ये है ऑर्गन सिस्टम है, ये कौन है? ये मल्टीसेल्युलर है सारे। ठीक है, ये सारे कौन है? मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। लेकिन ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो सिर्फ एक सेल से बने हैं, उन्हें हम बोलेंगे यूनिसेल्युलर। तो क्या उनमें फंक्शन नहीं परफॉर्म होता है? क्या उनमें भी होता है, उनमें भी डाइजेशन होगा, उनमें भी रेस्पिरेशन सब होगा, तो लेकिन उनमें एक ही सेल सब कुछ परफॉर्म करेगी। ठीक है, और हमारे में क्योंकि हमारी बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो हमारे पास पूरे ऑर्गन्स है, हार्ट है, किडनी है, लंग्स है, सब अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए अलग अलग ऑर्गन्स प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी है जिनके पास एक ही सेल होती है और सारे फंक्शंस को एक ही सेल परफॉर्म करती है। ठीक है, इसके बाद देखो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स मतलब ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ ओनली सिंगल सेल, यही जो बताया मैंने।
ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सेल से बना है। एग्जाम्पल देखो, अमीबा, पेरिमीशियम, इसके बाद मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर मतलब जो बहुत सारे सेल से बना हो। तो ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल आर नोन एज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि एनिमल्स एंड प्लांट्स, एनिमल्स में हम भी आते हैं, ठीक है। तो ह्यूमंस, यहाँ पर देखो सेल की एक सुंदर सी डायग्राम है। अंदर में बहुत सारे सेल जो होता है ना, उसके अंदर भी बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, वो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए हैं। देखो, ये अमीबा है, ये यूग्लिना है, पेरिमीशियम है, बैक्टीरिया है। ये यूनिसेल्युलर भले ही हमें विजिबल ना हो नेकेड आई से, लेकिन माइक्रोस्कोप की मदद से हम इसे देख सकते हैं। इसके बाद ये मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म देखो, ये ह्यूमंस है, हम लोग, फ्रॉग, कैट, रैबिट, अर्थवर्म, इंसेक्ट, एनिमल्स, ये सारे क्या है, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं। इसके बाद वेरिएशन इन शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल। अब सारे ऑर्गेनिजम्स क्या एक जैसे दिखते हैं? नहीं, सारे ऑर्गेनिजम्स एक जैसे थोड़ी दिखते हैं। कैट और ह्यूमन सेम दिखते हैं क्या? नहीं। तो सब में वेरिएशन है। वेरिएशन मतलब डिफरेंसेस। देखो, रोल ऑफ डिफरेंट सेल्स एंड बॉडी फंक्शन। In human muscle cell in the digestive tract move food contraction in waves। अब सेल के जो शेप होते हैं उसके हिसाब से उसका फंक्शन होता है, मतलब जैसे फंक्शन होगा वैसा उसका शेप होगा। तो हमारे पेट में जो फूड हम खाते हैं उसे मूव कराता है ताकि वो हमारे डाइजेशन प्रॉपरली हो पाए। तो उसके लिए हमारे मसल सेल्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, मूवमेंट बोलते हैं उसे, ठीक है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। Stomach contain muscle cell for churning food and specialized cell for producing digestive juices and acid। तो अब हमारा जब डाइजेशन प्रोसेस होता है स्टमक में, तो हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, वो भी तो सेल ही है। वो क्या रिलीज करते हैं, गैस्ट्रिक जूसेस, जो डाइजेशन में हमारे लिए हेल्पफुल होता है। डाइजेशन होता है, डाइजेशन के लिए एंजाइम्स चाहिए होती है। तो ये एंजाइम्स वगैरह कौन रिलीज कर रहा है, सेल ही तो कर रहा है, इसीलिए तो सेल को फंक्शनल यूनिट बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद द यूनिक शेप एंड साइज ऑफ ईच सेल टाइप हेल्प्स एंड परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन फॉर द ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब समझिए, हमारे बॉडी में जो भी फंक्शन परफॉर्म हो रहा है उसके हिसाब से ही सेल का शेप होता है, ठीक है। जैसा उसका फंक्शन वैसा उसका शेप। सेल की बात कर रही हूँ, क्लियर। ऐसे हमारे बॉडी में बहुत सारे अलग अलग शेप के, जरूरी नहीं है कि ह्यूमंस है तो एक जैसी शेप की सेल होगी। हमारे बॉडी में भी इनफैक्ट अलग अलग शेप की और साइज की सेल प्रेजेंट होती है। जैसा उनका शेप वैसा उनका फंक्शन। जैसे देखो यहाँ पर दिया है डायग्राम मसल सेल का। इनके देखो स्पिंडल शेप होता है, ये न्यूरॉन है, ठीक है। इसके बाद ये चीक सेल है, चीक सेल हमारे यहाँ प्रेजेंट होती है। देखो कैसा शेप है इसका। और ये तो एनिमल्स की बात हुई। प्लांट्स में देखो, प्लांट्स में ये जाइलम और फ्लोएम दिया है, ऐसे होते हैं उनके सेल्स, इलॉन्गेटेड होते हैं या ऐसे होते हैं, ठीक है। और न्यूक्लियस तो होता है सब में, न्यूक्लियस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो हर सेल में प्रेजेंट होता है। तो ये जो प्लांट सेल है उसका शेप देखो अलग है, जैसा इनका फंक्शन रहेगा। जैसे जाइलम एंड फ्लोएम का फंक्शन क्या होता है प्लांट्स में, फूड और वाटर का ट्रांसपोर्टेशन। तो ऐसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए वैसा ही शेप चाहिए होगा ना उनके, तो उस हिसाब से ही इनका शेप बना है। और एनिमल्स में भी जैसे सेल का शेप होता है उस हिसाब से ही वो फंक्शन परफॉर्म करेंगे। इसके बाद सेल के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे छोटी जो सेल है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल इज माइकोप्लाज्मा। ये एक पैथोजेनिक होती है, मतलब डिसीज कॉजिंग माइक्रो है, ठीक है, माइक्रोब्स है माइकोप्लाज्म। इसके बाद लार्जेस्ट लिविंग सेल, लार्जेस्ट सेल कौन सी है, ऑस्ट्रिच एग, ये लार्जेस्ट सेल है, एनिमल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट माइकोप्लाज्म है और लार्जेस्ट ऑस्ट्रिच एग है, ये विजिबल है ना। स्ट्रक्चर ऑफ सेल, तो अब
सेल 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 इतना सारा पढ़ लिया, उसके अंदर का जो स्ट्रक्चर्स है, उसके पार्ट्स है, वो जानने पड़ेंगे। मैंने बताया था आपको पहले कि सेल जो होता है उसके अंदर भी बहुत सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अभी वन बाय वन सारे कंपोनेंट्स को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। ईच पार्ट ऑफ सेल हैज इट्स स्पेसिफिक फंक्शन। तो सेल के अंदर जितना भी सारा कुछ होता है उन सब कंपोनेंट्स के अपने अपने अलग अलग काम होते हैं, ठीक है। अब सेल के अंदर होता क्या है, पहली बात तो आप भूल तो नहीं कि वो सेल क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने हैं, इसीलिए पहले सेल ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चाहे फिर वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, ह्यूमंस हो, या एनिमल्स हो, या प्लांट्स हो, सारे। इसके बाद सेल किससे बनी है, जो आउटर मोस्ट लेयर है उसे हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। देखो यहाँ पर डायग्राम में समझते हैं, ये जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है उसे हम क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर अगर प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में और एक मेम्ब्रेन होती है, उसे हम सेल वॉल बोलते हैं, ठीक है। अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, प्लांट्स की, तो एनिमल्स में ये सेल वॉल एब्सेंट होती है, एनिमल्स हम में नहीं होती है, ठीक है, एनिमल्स में नहीं होती, प्लांट्स में होती है सेल वॉल। मतलब उस प्लांट्स में ऐसा नहीं कि सेल मेम्ब्रेन नहीं रहेगी, उसमें सेल मेम्ब्रेन भी रहेगी, सेल वॉल भी रहेगी। इसके बाद सेल वॉल, फिर साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का मतलब बहुत सिंपल है, सेल के अंदर जो भी फ्लूइड है, मतलब सेमी सॉलिड फ्लूइड होता है, उसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और इस साइटोप्लाज्म के अंदर ये आपको यहाँ जो कलरफुल चीजें दिख रही है ना, ये सारे क्या है, ये सारे सेल ऑर्गेनेलीज है, ठीक है। जैसे कि ये वैक्यूल, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्लोरोप्लास्ट, ये सारे क्या है, सेल ऑर्गेनेलीज है, और इन्हीं के अलग अलग फंक्शन होते हैं सेल में। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये हमारे सेल के कंपोनेंट्स हैं। हमने सिर्फ सेल के कंपोनेंट्स देखे कि क्या क्या प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन, उसके ऊपर अगर प्लांट सेल है या फंगाई है तो सेल वॉल भी होती है, और फिर अंदर में जो फ्लूइड है सेमी सॉलिड उसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं और उसके अंदर न्यूक्लियस। इतना समझा आपको सेल के बारे में। ये देखो यहाँ पर ना डायग्राम दिया है, ये प्लांट सेल है, ये एनिमल सेल है। प्लांट सेल में और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है, कैसे होता है, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, ठीक है, सॉरी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।